हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त डॉक्टर खुशबू टंडन आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर खुशबूज़ वाइटल केयर में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फैलोपियन ट्यूब्स क्या हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसमें ब्लॉकेज होता क्यों है, क्या है इसके साइंस एंड सिम्टम्स और होम्योपैथी कैसे इसमें आपकी मदद कर सकती है। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन। फ्रेंड्स, नए जीवन के विकास के लिए फीमेल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम गर्भ नली भी बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब 10 सेंटीमीटर लंबी होती है और उसकी चौड़ाई लगभग ½ सेंटीमीटर होती है। फैलोपियन ट्यूब ओवरी और यूट्रस को जोड़ने वाली ट्यूब है। इस ट्यूब के 5 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ फिम्ब्रिए, सेकेंड पार्ट इज़ इन्फंडिबुलम, थर्ड पार्ट इज़ एम्पुला, फोर्थ पार्ट इज़ इस्थमस एंड फिफ्थ पार्ट इज़ इंटरस्टिशियम। इसके बाद फैलोपियन ट्यूब यूट्रस में जाके ओपन हो जाती है। ओव्यूलेशन के बाद सेकेंडरी oocyte, जिसको हम फीमेल एग भी बोलते हैं, तो वो oocyte ओवम, फिम्ब्रिए और इनफंडिबुलम से होते हुए एम्पुला तक जाता है। वहीं स्पर्म जो है वजाइना, सर्विक्स और यूट्रस से होते हुए एम्पुला तक जाता है। स्पर्म और ओवा जब मिलते हैं तो उसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं और इसी फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होता है और जो जाइगोट है वो फैलोपियन ट्यूब से होते हुए यूट्रस में जाकर जम जाता है और धीरे धीरे वो बच्चे के रूप में डेवलप करने लगता है और हमारा बेबी हमारे सामने आ जाता है। फैलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है, लेकिन अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाए और किसी भी कारण से, खासकर इस्थमस के पास ये ब्लॉकेज होता है, वो कारण मैं आगे चलकर आपसे डिस्कस करूँगी, तो वो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाता, जिसके कारण प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं हो पाती है और ये आगे चल के फीमेल इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज होता क्यों है। सबसे जो आम कारण है वो है PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। लगभग 50% केसेस में जिनको फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होती है उनको PID पहले कभी हुआ होता है और उसी कारण उन्हें फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हो सकती है। PID में अगर सर्विक्स में इन्फेक्शन हो जाए तब भी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो है वो यूट्रस में इन्फेक्शन होने के कारण फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज होती है, या फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन हो जाए तो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकता है। दूसरा जो आम कारण है जो मैं हमेशा से सुनते आ रही हूँ, दैट इज़ ट्यूबरकुलोसिस। फ्रेंड्स, अगर फैलोपियन ट्यूब में ट्यूबरकुलोसिस हो जाए या पहले कभी ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री हो तो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और उसके बाद कुछ छोटे छोटे कारण हैं, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस या एंडोमेट्राइटिस या HIV के पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम हो सकती है, और ख़ासकर अगर बच्चियों को हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो, जब वो बड़ी होती हैं तो उन्हें फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो सकती है। ये आम कारण है फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज होने के। कुछ और भी रीजंस हैं जिनकी वजह से फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकते हैं, जैसे कि कंटिन्यूस एबॉर्शंस, फैमिली प्लानिंग, रिकरेंस इन्फेक्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ट्रॉमा, अनहाइजीनिक डिलीवरी, रप्चर्ड अपेंडिसाइटिस एक्सेट्रा। दोस्तों, अब चलते हैं इनके साइंस एंड सिम्टम्स की तरफ। मोस्टली इनके कोई भी साइंस एंड सिम्टम्स नहीं होते हैं। ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है, मतलब ना दर्द होगा, ना आपको जलन होगी, ना आपको किसी तरह की प्रेकिंग टाइप सेंसेशन होगी और ना ही कुछ महसूस होगा। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज आपको तब पता चलता है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, और तब आप अपने डॉक्टर को दिखाते हैं और उनसे पता चलता है कि आपको फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है। ये एक या दोनों ट्यूब्स में भी हो सकता है। मोस्टली इनफर्टिलिटी के केसेस में ये दोनों ही ट्यूब्स में होता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि अगर फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो आप किस तरीके से इससे डील कर सकते हैं और कैसे कंसीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि किस तरीके से पता चलता है कि हमारी जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक्ड हैं। अगर आपको HSG टेस्ट के दौरान ये पता चलता है कि आपकी 1 या 2 ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि लगभग 40 to 60% केसेस में HSG में फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट्स आ सकती हैं, यानी कि ट्यूब्स ब्लॉक नहीं हैं फिर भी HSG में ट्यूब्स ब्लॉकेज दिखाई देती हैं, या कई बार छोटे छोटे ब्लॉकेज होते हैं जिन्हें इजली बाद में ठीक किया जा सकता है और वो HSG में पता नहीं चलता है। तो अगर आपको अपने ट्यूब्स ब्लॉकेज का पता HSG के दौरान चलता है तो अपने डॉक्टर से खुल के बात करिए। अगर बाकी के पैरामीटर्स ठीक हैं
तो हो सकता है कि आपके डॉक्टर इसके बाद आपको लेप्रोहिस्ट्रोस्कोपी, जो कि एक तरह का गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है जिसमें ये पता चलता है कि वाकई में ट्यूब्स ब्लॉक हैं या नहीं, वो कराने का सजेशन दे सकते हैं। अगर ट्यूब्स ब्लॉक हैं, वो खोली जा सकती हैं, तो इसी इंटरवेंशन के दौरान उसे खोला भी जा सकता है। तो HSG के बाद ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो सकता है और इसके बाद फिर हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचकर आगे का डिसीजन ले सकते हैं। लेप्रोहिस्ट्रोस्कोपी को अगर आप एक प्राइमरी टेस्ट के जैसे लेकर के अपना चेकअप कराते हैं, तो आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ उस इंस्टीट्यूट में आपको ये टेस्ट कराना चाहिए जहाँ पर इंटरवेंशंस यानी कि ट्रीटमेंट भी पॉसिबल हो। अगर लेप्रोहिस्ट्रोस्कोपी के दौरान पता चलता है कि ट्यूब्स ब्लॉक हैं और इसे किसी इंटरवेंशन के ज़रिए खोला जा सकता है, तो वो इंटरवेंशन ज़्यादातर केसेस में उसी समय करी जाती हैं। लेकिन हाँ, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ट्यूब्स को खोलना पॉसिबल नहीं होता है या उस समय खोलना ठीक नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में हो सकता है कि आपके डॉक्टर उस प्रोसीजर को आगे के लिए पोस्टपोन करें और आपको ये सजेशन दें कि ये ट्यूब्स परमानेंटली ब्लॉक्ड हैं, इसे नहीं खोला जा सकता है। तो इस पर हम कम्प्लीटली रिलाई कर सकते हैं। HSG में अगर ट्यूब्स का ब्लॉक पता चलता है तो हो सकता है या ना भी हो, या सिंपल टाइप के ब्लॉक को लेप्रोस्कोपी के थ्रू इजली खोला जा सकता है। तो इसलिए इसमें पैनिक ना करें। दोस्तों, अब हमें ये जानना चाहिए कि क्या हमारी एक ट्यूब ब्लॉक है या दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं। हमें ये पता है कि फैलोपियन ट्यूब्स का काम होता है ओवरी से जब एग रिलीज होता है, उस एग्स को उठाना, स्पर्म से मिलाना, फीटस बनाना और उस फीटस को यूट्रस तक पहुंचाना। हर महीने जैसे कभी राइट ओवरी से या कभी लेफ्ट ओवरी से एग रिलीज होता है, तो जिस तरफ की ओवरी से एग रिलीज हो रहा है, हमें केवल उस तरफ के ट्यूब के फंक्शन की ज़रूरत है। तो अगर हमारी एक ट्यूब ब्लॉक है तो भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एक ट्यूब के भरोसे भी नेचुरल प्रेगनेंसी या साधारण इलाज के ज़रिए प्रेगनेंसी लाई जा सकती है। बस आपके बाकी के पैरामीटर्स नॉर्मल होने चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी रोकने के लिए एक बारी में एक ही ट्यूब फंक्शन करती है। दोनों ट्यूब्स का एक साथ में काम करना ज़रूरी नहीं होता है। तो अगर एक ट्यूब सही है और एक ट्यूब ब्लॉक है, तब भी नेचुरल वे से, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से या नॉर्मल प्रोसीजर से, जिसे हम बोलते हैं IUI के ज़रिए, प्रेगनेंसी ठहराई जा सकती है। आपके लिए इसमें से कौन सा ठीक रहेगा, ये डिसीजन आपके डॉक्टर जो हैं आपकी बाकी रिपोर्ट्स देख करके, आपके हस्बैंड की रिपोर्ट्स देख करके डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर दोनों ही ट्यूब्स ब्लॉक हैं, वो खोली नहीं जा सकती हैं, तब ऐसी सिचुएशन में आपको सिंपल ट्रीटमेंट में टाइम बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रेगनेंसी या तो IVF और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ठहराई जा सकती है। बट एज वी नो, IVF प्रोसीजर बहुत महंगा या कॉस्टली होता है, जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। अगर दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं, तो मैं बार बार इस चीज़ पे स्ट्रेस दूंगी कि आप अगर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में या किसी और ट्रीटमेंट में जा रहे हैं, तो आपके लिए क्या सही और बेस्ट ट्रीटमेंट है, उसमें आप डिले बिल्कुल भी ना करें। बिकॉज ऐसे केसेस में होम्योपैथी से बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं और जिसमें किसी भी तरह के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए हैं, और इसे हर कोई इजली अफोर्ड भी कर सकता है। मैंने ऐसे कई पेशेंट्स देखे हैं जिन्होंने 6 मंथ्स में कंसीव करा है, किसी ने 1 साल में कंसीव किया है, या किसी कह लीजिए कि किसी ने 1.5 साल में कंसीव किया है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, जब आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप उससे पेशेंस और कंटिन्यूटी के साथ लें, और इसकी जो मेडिसिन्स हैं उससे आप रेगुलरली लें, जैसा कि आपके डॉक्टर आपको बताते हैं। तो अगर दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं, टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। विदाउट गिविंग एनी सेकेंड थॉट आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में जाना चाहिए। दोस्तों, अब चलिए ये जानते हैं कि अगर हमारी एक ट्यूब ओपन है और एक ट्यूब ब्लॉक है, या फिर हमारी ट्यूब ब्लॉक थी, हमने लेप्रोस्कोपी के ज़रिए उसे खुलवाया है, या लेप्रोस्कोपी के बाद ट्यूब का फंक्शन थोड़ा सा डाउटफुल लगा और आपके डॉक्टर ने कुछ समय तक दवा दे करके नेचुरल ट्राई करने के लिए बोला है, तो आखिर हम कब तक वेट करें, कब हम ये डिसाइड करें कि हमारे जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट हैं या कहिए सिंपल ट्रीटमेंट है, वो काम नहीं कर रहे हैं और हमें होम्योपैथी में कब जाना चाहिए। तो ऐसी अगर कोई भी सिचुएशन में आप हैं, तो 6 मंथ से लेकर के मैक्सिमम 2 इयर्स का टाइम आपके डॉक्टर आपको दे सकते हैं। मतलब कि इस दौरान अगर नॉर्मल वे से या नेचुरली आपको बच्चा रुक जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रुकता है तो यही वो टाइम है जब हमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ मुड़ जाना चाहिए। अब ये समय 6 मंथ्स का होगा
1 साल का होगा, 1.5 साल का या 2 साल का, वो प्राइमरली डिपेंड करता है 2 बातों पे। सबसे पहले तो हमारे पास कोई ऐसा नेगेटिव फैक्टर तो नहीं है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी ठहरने में प्रॉब्लम आ सकती है, और ओवेरियन रिजर्व्स कितने हैं, यानी कि ओवरी में एग बनाने की कैपेसिटी जो होती है वो क्या है। वो डिपेंड करेगा कि फीमेल पार्टनर की एज कितनी है, और हमारी जो एग बनाने की कैपेसिटी है उसके लिए जो ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं यानी कि AMH, उसकी वैल्यू कितनी है। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके डॉक्टर्स आपका वेट टाइम डिसाइड कर सकते हैं, और अगर ये वेट टाइम ओवर हो गया है और इस पीरियड में हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता है तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में प्लीज़ जाने के लिए आप बिल्कुल भी हेजिटेट मत करिए, क्योंकि जितना टाइमली हम लोग डिसीजंस लेते हैं उतना ही सक्सेस रेट अच्छा रहता है। दोस्तों अब चलते हैं कि अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है तो आपको कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए जिससे ब्लॉकेज हट जाए, इनफर्टिलिटी ठीक हो जाए और आप कंसीव कर सकें। तो सबसे पहली मेडिसिन है यूपियोनम 30। फ्रेंड्स, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, और दोनों तरफ फैलोपियन ट्यूब्स में अगर ब्लॉकेज होता है तो उस ब्लॉकेज को ये बहुत जल्दी निकालती है। अगर ब्लॉकेज के साथ साथ आपको हल्का सा पेन है तो ये और भी इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है। अगर ब्लॉकेज के साथ साथ डिकोरिया की भी प्रॉब्लम है तो यूपियोनम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है। अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है तो आप यूपियोनम 30 का यूज़ करिए। इसकी 2-2 बूंदें आपको दिन में 2 बार सुबह और शाम को डायरेक्टली ऑन टंग लेना है, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है लेकेसिस। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के लिए लेकेसिस होम्योपैथी में बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और ये ब्लॉकेज को हटाती है। स्पेशली अगर PID के कारण ब्लॉकेज हुआ है तो उस ब्लॉकेज को हटाने के लिए लेकेसिस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। खासकर अगर लेफ़्ट ट्यूब में ब्लॉकेज हुआ है तब ये बहुत ही अच्छा काम करती है। हालांकि दोनों ट्यूब्स में भी ब्लॉकेज हुआ है तब भी ये मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। सो अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है तो लेकेसिस ज़रूर यूज़ करना चाहिए। लेकेसिस 200 पोटेंसी में आप यूज़ करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको इसके मिलेंगे। फ्रेंड्स, इसकी 2 बूंद सुबह आपको डायरेक्टली ऑन टंग लेनी है। हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है सिलीशिया। सिलीशिया कहीं पर भी ब्लॉकेज हो उसको हटाने के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। सिलीशिया किसी भी ब्लॉकेज को बहुत जल्दी से साफ़ कर देती है। इसको आपको 12x पोटेंसी में यूज़ करना है। इसकी 6 गोली आपको सुबह लेनी है और 6 गोली आपको शाम को लेनी है। हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है दैट इज़ कैलकेरिया फ्लो। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि कैलकेरिया फ्लो ओवरग्रोथ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लेमेशन और ग्रैनुलेशन की वजह से फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई है, इसमें अंदर ही अंदर ओवरग्रोथ हो गई है, तो इसको हटाने के लिए कैलकेरिया फ्लो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज में कैलकेरिया फ्लो 12x में यूज़ करना है। इसकी आपको 6 गोली दिन में 2 बार यानी कि सुबह और शाम को लेनी है। हमारी जो लास्ट मेडिसिन है दैट इज़ कैलकेरिया ओवरटेस्टा। फ्रेंड्स, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के लिए तो नहीं पर ओव्यूलेशन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है ये। तो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज बाकी की मेडिसिन से ठीक हो जाएगी, लेकिन ओव्यूलेशन होता रहे ओवरी में और ओव्यूलेशन अच्छा हो। जैसे ही ब्लॉकेज हटे वैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाए और वैसे ही आप प्रेग्नेंट हो जाएं। इसके लिए आप कैलकेरिया ओवरटेस्टा इन सभी मेडिसिन के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसको 3x पोटेंसी में आपको लेना है। इसकी 2 गोली दिन में 2 बार सुबह और शाम को आपको लेनी है। इससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जल्दी से जल्दी आपकी इनफर्टिलिटी ठीक हो जाएगी, आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी और आपका फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है अपनी हेल्थ को लेकर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। आई होप मेरा वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अभी के लिए अलविदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे हेल्थ से रिलेटेड किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।